मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं आपके सामने MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। हम ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं, और उसमें फ़ीस चार्जेस होते हैं। उसमें आपके पास पेपर 45 लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्यूज़ वगैरह सब पास पेपर डिस्कस किए जाते हैं। तो जिन्होंने अगर पढ़ना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल के पेज के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप उधर से मुझे SMS कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजी तक पहुँच सके। ठीक है, अब देखिएगा, हमने पीछे जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 6। अगर चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर की समझ लगेगी, अदरवाइज़ आपको थोड़ा मुश्किल पेश आएगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, आप भी देखिएगा कि पहले हमने पीछे देखा फ्लो ट्रांजेक्शन देखी थी हमने। ठीक है, उसके बाद बुक ऑफ अकाउंट देखे थे। ठीक है, और उसके बाद आपके जनरल लेजर देखे थे। ठीक है, अब ये हमने पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू थोड़ा रखना है। ठीक है, और इसको देखना है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे में इसको देखिएगा क्या अब चैप्टर नंबर 7 में जब कवर करते हैं चीज़ें, तो वो हमें करना है कैश बुक एंड बैंक बुक। अच्छा, ये एक सिमिलरली होती हैं। बस आपने कैश जो बाय हैंड लिया होता है तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देना। जो ऑनलाइन आपने पे किया या रिसीव किया वो बैंक बुक में आपने कर देना है। बस इसकी यही सिंपल, जो कैश आपने दिया बाय हैंड उसमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना, या बाय हैंड रिसीव किया उसको कैश बुक में आपने रिकॉर्ड देना। अगर ऑनलाइन आपने किया, मतलब पे किया तो बैंक बुक में, और रिसीव किया तो ऑनलाइन, तो बैंक बुक में रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद टर्म ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड को डिस्कस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर देखते हैं। और फिर आपका ट्रायल बैलेंस है, और यूज़ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मतलब यूज़ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस भी हम देखेंगे। ठीक है, और आज के हमने ये टॉपिक आपके कवर करने हैं, और ये मैं सबसे पहले यही कहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले जो हमने पीछे फ्लो चार्ट पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ट पढ़ा था हमने, जो पढ़ा था हमने रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। पहले था, पहले अक्रंस ऑफ इवेंट होता है, कोई इवेंट होता है तो आपको उसके बाद वोचर मिलता है। मैं समझा रही बात, आप चीज़ लेने जाते हो तो वो चीज़ मिल जाती है, आपका इवेंट ओकर हो जाता है तो आपको वोचर मिलता है। लेकिन अब इसमें ना फ्लो चार्ट में अकॉर्डिंग सिस्टम में जनरल लेजर को थ्रू कैसे किया जाता है, जनरल लेजर या कैश बुक या पासबुक में सीधा कर दिया जाता है। होती ये भी एंट्री है, डबल एंट्री के थ्रू ही होता है सारा कुछ, लेकिन आपका जनरल लेजर सीधा जनरल लेजर और कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये है इसमें सही है। फॉर एग्जाम्पल एक वोचर मिलता है, उसे सीधा आप कैश, अगर कैश रिसीव मिला है तो आप उसको कैश रिसीव में कर देते हो, कैश पेमेंट में कर देते हो। अब इसमें जनरल में थ्रू आप करते हो। अच्छा, ये लेजर और जनरल जो आपको जनरल से ही आपका लेजर और कैश बुक अकाउंट बनता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जनरल नहीं बनाओगे। जब आप लेजर में पुट करते हो इसको मैंने ऑटोमेटिकली आपने डबल एंट्री कर लिया। उसके नीचे आप ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना देते हैं। अब इसमें ना आप पिछला चैप्टर जरूर सुनिएगा ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ लग सके। ठीक है, तो ये बात है। ये टी अकाउंट होते हैं, ये कैश बुक, ये टी अकाउंट इस तरह के बनते हैं। ठीक है, ये जनरल भी ऐसे टी शेप के होते हैं। ये पिछला हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और इसको देखिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। आगे देखें कि कैश बुक हमारी क्या होती है। कैश बुक हमारी क्या होती है, सॉरी मेरा किसी तरह लगता है हैंग हो गया है। चलिए, कैश बुक क्या होता है। कैश बुक होती है, कैश बुक रिकॉर्ड दी आल मूवमेंट इन द कैश अकाउंट। मतलब जितनी भी कैश बुक की रिकॉर्डिंग है, मतलब आपने रिसीप्ट की हैं, पेमेंट की हैं, जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग की है कैश पेमेंट पे है, उसमें आपने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, सही है। उसके बाद देखिएगा कैश।
अब देखिए ये आपका कैश बुक का अकाउंट आ जाता है, टी अकाउंट की तरह ही आ जाता है। ठीक है, कैश बुक आपने लिखना है ऐसे, अकाउंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल तौर पर दिया हुआ है आपने, ये पेमेंट साइड होता है, ये रिसीप्ट साइड होती है, मतलब ये डेबिट साइड होती है। ठीक है, और ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, ये बाजू में लिखिएगा। अब देखिए इसमें पहले सबसे पहले डेट लिखनी है आपने, किस डेट को आपने कैश बुक को रिसीव किया, पेमेंट किया, रिसीव कब किया। ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज लिखना है, नरेशन लिखनी है। ठीक है, नरेशन किसकी वजह से हुआ है, लेजर कोड लिखना है, रिसीव अमाउंट लिखनी है। ठीक है आपने, और ऐसे इसमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, सी पेमेंट में भी ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सही है। तो इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा। टी अकाउंट दो साइड बनेगी, एक साइड डेबिट की, एक साइड क्रेडिट की। ठीक है, ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। ठीक है, सही है। आगे देखिएगा, कैश के हिसाब से पेमेंट साइड क्रेडिट होगी और रिसीप्ट साहब डेबिट होगी, क्योंकि कैश आया आपका, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, कैश गया तो कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आगे हम लेके चलते हैं इसको। आगे ये देखिएगा, या और कैश बुक ऐसे बना सकते हैं, एक फॉर्मेट हो रहा है, या आप डेट लिखो, वोचर नंबर लिखो। ठीक है, जो भी आपको वोचर नंबर दिया हुआ है, नरेशन लिखो या पार्टिकल लिखो। ठीक है, इसमें नरेशन करना है कि फॉर एग्जांपल कैपिटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मैंने रिसीव किया, या कैश पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, ऐसे कर सकते हैं। उसमें लेजर कौन लिखना है, इधर आपने अमाउंट रिसीव लिखनी है या इधर पेमेंट लिखनी है। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस होगा ना, ये डिफरेंस होगा बैलेंस, वो बैलेंस का लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया, डेबिट बैलेंस दिया हुआ, तो आपने बैलेंस पे लिखना डेबिट बैलेंस, उसमें ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, अगर इसका आपने पेमेंट इधर की अब, तो इसमें आपने क्रेडिट बैलेंस, इसको आपने लेस का ऐसे साइन दे देना, ब्रैकेट दो बंद कर देना, अमाउंट बीच में लिखना 105, तो ब्रैकेट बकेट बंद कर दी, ताकि उनको पता लग जाए, या क्रेडिट लिख देना ताकि उनको पता लगे कि ये क्रेडिट या बैलेंस जो बचा है। और देखो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल है कि ये अमाउंट है, ये हमारी 200 है, ये 50, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब 100 बाकी जो 50 बचेगा वो हमारा डेबिट का बचेगा, क्योंकि डेबिट का साइड बड़ी है। ठीक है, इसमें ये देखना। ठीक है, जो साइड बड़ी होगी उसका बैलेंस होगा क्रेडिट, या क्रेडिट पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है, अब डेबिट बड़ी होगी तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा। अब देखिए बैंक बुक भी ऐसी है कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, बैंक बुक में जितनी भी रिकॉर्ड बैंक बुक के अकाउंट में, जितनी भी बैंक बुक में जितनी भी बुक रिकॉर्ड मूवमेंट होती हैं वो बैंक अकाउंट में होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपने पेमेंट किया, ऑनलाइन आपने रिसीव किया, तो बिल्कुल कैश की तरह ही होता है, और बिल्कुल कैश की तरह ही होता है। ये देखें, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर ये देखें, कोड ये भी है, रिसीप्ट, पेमेंट और डेबिट का, ये बिल्कुल एक मतलब उनकी तरह ही है कैश बुक के, बस इसे ऊपर बैंक अकाउंट लिख देना, बैंक से, बैंक के थ्रू जो हुई हैं। ठीक है, बाई हैंड नहीं, बैंक के थ्रू जो हुई हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये इसमें ये है कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर एग्जांपल उसने आगे कुछ क्वेश्चन देखना, कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया उसे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें फॉर एग्जांपल टाइटल नंबर अकाउंट लिखना है, टाइटल अकाउंट लिखना है, ये मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसीप्ट इसकी इतनी है, पेमेंट ये इसकी है, पहली कोई की है, दूसरी कोई, तीसरी की सीरियल नंबर ये है, चौथी की सीरियल नंबर ये है, ये हमने पेमेंट की है। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से हल करना है इसने। ठीक है, अब उसने ट्रायल बैलेंस और डेबिट बैलेंस देखा है। ठीक है, अब टाइटल ऑफ अकाउंट देखिएगा, आगे देखिएगा कि क्या है, रिसीप्ट और पेमेंट क्या है। अब देखो दोनों सूरतों में देख लेते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल है कि अब देखें इसमें ये बैलेंस आया। अब देखिए ये 1 लाख है, ये 20,000, 1,20,000 हो गया, ये 80,000 और ये कितना है 30,000, कितना हुआ 1,10,000 हुआ, 1,10,000 हुआ। इसका मतलब ये डेबिट साइड हमारी क्या है, डेबिट साइड हमारी क्या बड़ी है, मतलब ये 1,20,000 है। ठीक है, इसका 1,20,000 है और ये 1,10,000 है, ये क्या है 1,10,000 है। ठीक है, 1,10,000 है। अब 1,20,000 में से 1,10,000 निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इधर 10,000 बैलेंस आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड की बैलेंस आएगा। क्यों इसलिए आएगा क्योंकि इसको हमने इक्वल करना है, क्योंकि डेबिट एंड ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होने चाहिए। है ये डेबिट बैलेंस का, ये मतलब इसको बी डी कहते हैं, ब्रॉड ऑन बैलेंस, ब्रॉड ऑन बैलेंस कहते हैं। और ये फिर मूव होके इधर आ जाएगा, इसे कहेंगे कैरीड ऑन बैलेंस, कैरीड ऑन बैलेंस, फिर ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अगले साल में। ठीक है, तो जो अमाउंट, जो जिस साइड की अमाउंट कम होगी उधर आपने बैलेंस लिख देना है। मतलब अगर ये क्रेडिट साइड बड़ी होती तो आपने इधर बैलेंस लिखता है ये डेबिट, अब ये डेबिट साइड बड़ी है ना, तो है ये डेबिट बैलेंस ही है। ठीक है, डेबिट बैलेंस का ही आ रहा है, लेकिन आपने इसका बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है कि इसको अमाउंट को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान थोड़ा रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये देखो, ये डेबिट बैलेंस है, ये देखो ना, इसने पता ये डेबिट बैलेंस है। मैं आपको एक मिनट है जी, ये डेबिट बैलेंस है और
अब देखें ये डेबिट बैलेंस है, अब क्या है ये डेबिट बैलेंस है, हाँ डेबिट बैलेंस है लेकिन क्रेडिट साइड पे लिखा जाए, क्यों? क्योंकि इसकी साइड छोटी है। उसमें आपको पहले बताया कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, जो कम अमाउंट है, जहाँ कम अमाउंट है बैलेंस हो तो आपने उधर लिख देना है, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ठीक है। ये देखो उसने तीर का निशान लगाया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखें इसमें ये देखिएगा कि आग ने, अब ये देखें ये रिसीप्ट हमारी 80,000 30,000 ये है, तो ये 1,10,000 हो गया, और ये 1,20,000। अब देखिए ये 1,20,000, अब देखिए कि ये क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब बैलेंस इसका इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कम है ये बड़ी है, ठीक है, तो बैलेंस इसका इधर आएगा। तो ये आपका ये 1,10,000 ये आ जाता है, और सॉरी एक मिनट ठहर जाए, ये देखें इसका टोटल कितना है 1,10,000 1,20,000, ऐसे भी टोटल इसमें उधर कर लीजिएगा, ठीक है। 1,10,000 1,20,000, तो अब इसका जो डिफरेंस आएगा ना वो 1,10,000 इधर आएगा डेबिट बैलेंस की तरफ, क्योंकि ये छोटी अमाउंट है, ये छोटी साइड है, ठीक है। इसको साइड पूरा करने के लिए 10,000 इधर लिखेंगे, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, ये क्रेडिट बैलेंस ही है, ठीक है। तो ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड जो होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड इज एनी पीरियड फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉपी पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड अपने फर्म अपनी कंपनी से मर्जी से रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 6 मंथ का भी रख सकते हैं, 7 मंथ का भी रख सकते हैं, 8 मंथ का भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 12 मंथ का रख सकते हैं, 1 साल का रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है एमसीक्यू आपसे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी एनीथिंग बिटवीन द 1 डे टू 1 ईयर, मतलब 1 दिन से लेके 1 ईयर तक हो सकता है, मतलब 1 दिन का भी रख सकते हैं, 2 दिन का भी रख सकते हैं, 1 महीने का भी रख सकते हैं, 2 महीने का रख सकते हैं, एक ईयर से ज़्यादा नहीं जाना। दिल्ली की स्टैचुटरी डेफिनेशन मैक्सिमम ऑफ द 1 ईयर, मतलब इसकी जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, जो कानूनी मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1 साल होती है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब फॉर एग्जाम्पल उसने फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर कहता है कि मतलब एक पीरियड है 12 मंथ का ड्यूरेशन, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 जुलाई से शुरू होता है हमारे पाकिस्तान में 1 जुलाई शुरू होता है 30 जून तक खत्म हो जाती है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और ये बड़ा फेमस एमसीक्यूज है और इसको छोड़ना नहीं है, और ये बड़ी दफ़ा आ जाता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून तक खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है। ये अकाउंटिंग के मामले में है, ठीक है। 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक होता है। एक्सपर्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड बिजनेस टेक्सटाइल एंड बैंक, मतलब इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा इनके अपने अपने होते हैं, 1 जनवरी से दिसंबर से भी हो सकते हैं, और वैसे होते हैं इनको ज़्यादातर फॉलो करते हैं, लेकिन अब अपना भी रख सकते हैं, मतलब इनका 1 जनवरी हो सकता है या 1 मार्च हो सकता है, ठीक है। तो वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हमारा हो जाता है, ठीक है, सही है। आगे देखिएगा बैलेंस शीट देखिएगा, अब बैलेंस शीट बैलेंस ऑफ द ऑल अकाउंट, आगे देखिएगा ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये मतलब अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे इसमें ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। वैसे कैश इन हैंड अगर देखिए ना, मैंने जो बैलेंस निकाला था, आपको बैलेंस निकाला था, अगर डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, अब बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, जो अमाउंट क्रेडिट साइड लिखी हुई है, लेकिन वो बैलेंस क्या डेबिट बैलेंस है, तो इस पर लिख देना है कैश बैंक भी बैलेंस में लिख देना है। वैसे टी अकाउंट आपने पूछा, टी अकाउंट बना के देखने हैं, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, एसेट का भी हमारा डेबिट बैलेंस आता है, लायबिलिटी का भी हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, इनकम का भी हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, और एक्सपेंस का भी क्रेडिट बैलेंस आता है। अब ये देखिएगा, अब इसमें ना ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिट होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए, ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें ये होगा कि आपका इस ट्रायल बैलेंस की वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा, और ये बस आज का लेक्चर यही था, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।